everyone wants to know from you what will happen. Will Modi win 370 seats? Is that really the right question, or is there something else that we should be asking? Because we keep asking the same question. देखिए, बीजेपी के अपने अकेले दम पे 370 तो नहीं आ सकती है, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ। 370 बीजेपी के अपने दम पे नहीं आएगी। वो सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे, 300 से ज़्यादा सीट आ सकती है, शायद आ भी जाए, लेकिन वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश में एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जिसको इसमें अब रुचि नहीं रह गई है कि बीजेपी को 330 आएगा कि 350 आएगा कि 310 आएगा। जो बीजेपी का कार्यकर्ता वर्कर है, ऑफ कोर्स दे वांट टू रीच दैट लेवल, देन सेलिब्रेट इट, डू सम थंब चेस्टिंग इफ नीडेड। बट जो कॉमन लोग हैं उनकी सोच है कि अगर इतने बड़े मैंडेट से तीसरी बार सरकार को जीत के आ रही है, उसके बाद क्या होगा। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो सोच रहे हैं भैया देश में अब पहली बार अब आमूल चूल परिवर्तन आएगा। वो अपने ही से तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मोदी जी ने खुद भी कहा बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए। जब देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर ये कह रहा है कि भाई अब बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ, तो देश का हर वर्ग जो कि इन बातों को समझता है या को रिलेट कर पा रहा है, वो अपने अपने तरीके से उस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कर रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो कह रहे हैं भैया अब देखना सही में मोदी राज आएगा, सही में चेंज आएगा, वट एवर इट मीन्स। Those who are opposed to him, ideologically or otherwise, they are equally worried and anxious कि भाई बड़े निर्णय का मतलब क्या है। तो आप सुन रहे हैं कोई कह रहा है भाई संविधान बदल दिया जाएगा, कोई कहेगा देश में लोकतंत्र बचे। ये ज़्यादा लोग उस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं घरों में मेरी समझ से। और उनके लिए वो जरूरी है समझना कि भाई इतने बड़े मैंडेट से जब तीसरी बार कोई जीत कर आएगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, वो सरकार को कैसे, क्योंकि ये हिस्टोरिक घटना इस सेंस में है कि नेहरू जी के बाद ये पहली बार हो रहा होगा। नेहरू जी तीसरी बार लगातार जीत कर आए थे। उसके बाद से कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी नेता 3 बार लगातार इंक्रीमेंटल वोट से जीत कर नहीं आया। इंक्रीमेंटल क्या, 3 बार लगातार कोई जीता ही नहीं है। तो उस हिसाब से डेमोक्रेसी के नजरिए से भी आप देखें बड़ी घटना है। तो पीपल आर वरीड, हैप्पी, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, कि भाई ये जब हो रहा है तो इसके बाद कुछ तो होगा जो रूटीन नहीं है। एंड दैट इज व्हाट is more important for us as a country, as a citizens to understand and talk about, rather than कि उनको 310 आएगा कि 330 आएगा, एनडीए को 400 आएगा कि नहीं। भाई एनडीए को 400 तो आ ही जाएगा, क्योंकि जो जीतेगा वो एनडीए में आ जाएगा। हो गया 400, इसके लिए क्या परेशानी की जरूरत है। जो चुनाव से पहले भी नहीं है एनडीए में, बाय द टाइम शपथ समारोह खत्म होगा तब तक जो जीत के आएगा वो कहेगा भैया हम भी एनडीए में ही है। तो वो तो कोई उसका कोई मैटर नहीं करता है। बीजेपी की अपनी टैली मुझे लग रहा है कि एक उन नंबर के हिसाब से दे वुड डेफिनेटली इंक्रीज देयर नंबर एंड वोट शेयर सिग्निफिकेंटली इन ईस्ट एंड सदर्न इंडिया। Okay. So if I am an election observer, I would pay more attention to BJP's how they are fighting and what is happening to them and their vote share in east and southern India. I always say अगर मतलब बीजेपी के 10 साल के डोमिनेंस के बाद भी the states which constitutes east and southern India, roughly about 220 seats, starting from Bihar, add that to Bengal, Odisha, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala. ये जो स्टेट हैं they roughly account for 220 seats. और इसमें बीजेपी अभी तक 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। बहुत लोगों को लगता है बीजेपी बिहार जीत गई, बंगाल जीत गई, डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बिहार 17, बेस्ट तो नहीं सेकेंड बेस्ट था, 2014 में इससे ज़्यादा सीट जीते थे। डिस्पाइट देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन बंगाल एंड उड़ीसा एंड तेलंगाना, दे couldn't cross 50. But my guess is this time they are crossing 50 in this area. They will significantly add number of seat in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number 1 in Odisha for sure. They could be very well number 1 in Bengal. Lot of you would be surprised, but BJP will
In all likelihood, to my mind, BJP is going to emerge as number one party in West Bengal, in Lok Sabha. And Bihar, of course, they will be number one because they are fighting only 17, but probably they will have a better strike rate than anybody else. So even PM today said, talking about anxiety among people, what would happen in a third term. He said, look, whatever has happened under the BJP rule in the last 10 years is just an appetizer, just a trailer. The big picture is yet to come. Yes, but as I said, the more he talks about these things, and starting from his statement in Parliament when he said कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाइए, then in RBI meeting he said something. It has been repeated time and again. Make no mistake, on the ground for a common person, कोई चाय का दुकान वाला है, पान की दुकान वाला है, सामान्य आदमी है, किसान है, स्टूडेंट है, they are interpreting, analyzing, or I would say rather trying to come to terms with what it means for them. जब आप कहते हैं अच्छे दिन आने वाला है, जब आपने कहा, तो स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन अलग है और किसान के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है, गृहिणी के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए अच्छे दिन का मतलब अलग है. हर आदमी अपने अपने तरीके से उसने एनालाइज किया एंड एक्सपेक्ट किया कि मेरे लिए अच्छे दिन ऐसे आ जाएंगे. उसी तरह से बड़े निर्णय का मतलब क्या है? तो एक अगर किसान ये समझ रहा है कि भाई मोदी जी आएंगे हमारी बेहतरी होगी, तो किसानों का एक बड़ा वर्ग एंक्सस भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से वो लॉज जिसके खिलाफ हम लड़े हैं उसको लाया जाएगा. अगर एक वर्ग है जो कि ये समझता है कि 370 जैसे बड़े निर्णय होंगे, तो एक वर्ग है जो डरा भी हुआ है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप मथुरा काशी को लेकर कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लेंगे या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत. तो देश में ये दोनों धाराओं में कुछ लोग इससे एक्साइटेड भी हो सकते हैं, बट इक्वल नंबर आर पीपल आई वुड से आर एंक्सस आल्सो, एंड देयर आर पीपल इन द मिडिल हु आर जेन्युइनली कंसर्न्ड कि भाई व्हाट इट विल डू टू द डेमोक्रेसी. कि ऐसा तो नहीं कि पावर बहुत किसी एक आदमी के पास आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कि देयर वुड बी टू मच ऑफ सेंट्रलाइजेशन. सो Sanjay, you said that BJP is going to do much better in East India and South India this time. goes without saying. And are they going to retain their stronghold in the same way they did the last time? And if they do so, where does it leave the opposition? Are we in for a one-party rule for a long time, like it was during the Congress time? No. First of all, all the journalists, all of us, we have got such a short memory. This is the BJP narrative, which they are trying to push down the, country, that nobody has ever been this popular. Nobody has ever won this kind of mandate. No party has been this omnipresent. But all these things are not the fact. This country has seen bigger governments, consecutive governments, governments with bigger vote share, bigger mandates. At the peak, Congress used to have 2,500 plus MLAs in this country. Out of 4,000 odd MLA seats across the country what we have, Congress used to have more than 2,500 MLAs. BJP at its peak used to have never crossed 1,750 MLAs. BJP before this round of elections were reduced to what? They were less than 50% of India in terms of population which were under BJP rule. So इस तरह की पहले भी गवर्नमेंट आई है, लोगों ने देखा है. थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट इसलिए ज़्यादा है कि ये आइडियोलॉजिकली बीजेपी's dominance और बीजेपी डिजायर डजंट स्टार्ट एंड एंड विथ वोट. ये जो आपको दिखता है ना कि इतना असर क्यों है, असर इसलिए है कि बीजेपी इज नॉट ओनली सीकिंग वोट, दे आर सीकिंग योर आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट. दे वांट अ साइकोलॉजिकल डोमिनेंस, दे वांट टू कैप्चर योर माइंड स्पेस, दे वांट टू डिसाइड ऑन योर बिहाफ who you are friends with or who you should be friends with, what do you want to eat, what you should eat, how should you pray, who should you pray. तो जब आपका जो लेजिटिमेट डोमेन है, पॉलिटिकल पार्टी का लेजिटिमेट डोमेन है वोट लेना, when you cross that domain, that is when you create the problem, and that is why as a citizens we need to be careful, because it's not ending with the vote. वोट तो पार्टियां लेती आई हैं, आप किसी को वोट दोगे, किसी को जिताओगे, किसी को हराओगे, पहले भी होता रहा है, बट दे डोंट एंड विथ वोट. दैट इज वाई यू एंड आई गेट दिस फीलिंग कि यार कुछ बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ है देश में. इसलिए कि जो उतने मैंडेट से जो लोग जीत कर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वर्शिप किसको कैसे करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अब
हिस्ट्री को बदलो, उसमें थोड़ी बहुत टिंकरिंग सब लोग करते हैं, उसको लेकर समाज में एक थोड़ा सा एंग्जाइटी आपको मिल सकती है। But Prashant ji, it looks like almost 50% of this country is willing to give that commitment, ideological commitment to BJP. Not 50%. Not 50%. थोड़ा सा. That is 38 and 50 is a big difference. अभी वो बढ़ जाएगा. 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, but मतलब हम we should take note of the plurality of this country and the society, the way it is structured. कोई भी लीडर, कोई भी पार्टी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में 50% वोट लेकर नहीं आया, एंड दैट टेल्स अस कि मतलब इंडिया में अपोजिशन कभी, विपक्ष कभी कमजोर नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, विपक्षी फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, लेकिन देश पूरा आपके साथ हो गया है, उसके लिए 50% वोट अभी तक किसी को नहीं आया है। एंड आई थिंक द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रेजेंट बीजेपी leadership is that they are quite cognizant of this. That's why to many people they appear relentless to increase from 38, 31 to 38, now they are aiming for 50. उनको पता है कि जिस देश में करीब करीब 600-700 मिलियन लोग आज भी $1 a डे नहीं कमा रहे हैं, वहाँ अपराइजिंग कब किस बात पर हंगामा शुरू हो जाए कोई जानता नहीं है। तो यू शुड नेवर से कि भैया अब तो बस कोई बचा नहीं देश में, अब तो कोई विरोधी नहीं बचा, कोई डिसेंटर नहीं बचा, ऐसा नहीं संभव है। So if we can, और ऐसा इसलिए आपको लगता है कि यू आर डीलिंग लार्जली विथ पीपल हु आर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और वेल ऑफ, उनके मन में डर ज्यादा होता है। मुझसे किसी ने पूछा कि मतलब वेयर इज द होप एंड वेयर इज द डिस्पेयर, तो होप ये है कि जो हैव नॉट्स हैं इस कंट्री में वो नहीं डरे हुए हैं, वो नहीं डरते किसी से, उनकी जिंदगी इस लेवल पे है कि वो डरते किसी से नहीं है। आप गांव में चले जाइए, आप लोग तो खुद आपका एक्सपीरियंस होगा, कैमरा लगाओगे, साधारण आदमी किसी भी नेता के खिलाफ अगर उसका मन है तो बोल देगा, वो डरता नहीं है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट से वो बात आपको बुलवानी है तो वो नहीं बोलेगा। तो जो वास्ट मेजॉरिटी है अभी उसको आप स्टीम रोल नहीं कर पाए हैं और कोई कर नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है, इन एटलीस्ट द टाइम फ्रेम विच आई कैन सी। प्रशांत जी, एक तो व्हाट इज गॉन रॉन्ग विद राहुल गांधी, मतलब कहाँ से डाउनफॉल शुरू हुआ आपकी नज़र में? और दूसरी चीज़ में जो पूछना चाहता था आपसे कि आई जस्ट हर्ड समवेयर आपने मोदी जी की तुलना इंदिरा गांधी के साथ की, हाउ? नहीं, मोदी जी की तुलना इंदिरा जी से करने के पीछे जो सोच है कि मोदी आज भाजपा के लिए वही हैं जो 70s में इंदिरा गांधी कांग्रेस के लिए थी। संगठन हो न हो, कैंडिडेट अच्छा हो न हो, गवर्नेंस से लोग खुश हो न हो, इंदिरा जी उनके नारे, उनके चेहरे पर लोग कांग्रेस को वोट देते थे। आज जो बीजेपी की स्थिति है टू दैट एक्सटेंट कि संगठन हो न हो, लोग एमपी कैंडिडेट से नाराज हो, खुश हो, काम वहाँ हुआ हो न हुआ हो, उनकी अपनी जिंदगी बदली हो न बदली हो, वोट मोदी जी के नाम पर पड़ रहा है। टू दैट एक्सटेंट आई हैव कंपेयर्ड, आई हैव नॉट कंपेयर्ड इन टोटलिटी।